नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। संसदीय लोकतंत्र में राजनीति भी कुम्हार के चाक की तरह होती है। जब तक चाक चलता है, कुम्हार को उम्मीद रहती है कि वो अपने लिए कुछ न कुछ गढ़ लेगा। इसी तरह जब मुद्दा गर्म रहता हो तो राजनेताओं को भी उम्मीद रहती है कि कुछ लोगों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ लेंगे। इन दिनों उत्तर दक्षिण के बीच राजनीति भी कुछ ऐसे ही तेवर के साथ आगे बढ़ रही है। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने सूबे के बजट से रुपए का सिंबल हटा दिया, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक खतरनाक मानसिकता बताई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 3 भाषा फॉर्मूले पर बवाल शांत नहीं हुआ था कि तमिलनाडु सरकार के बजट से रुपए का सिंबल हटाने पर नया विवाद शुरू हो गया है। परिसीमन यानी डीलिमिटेशन के आधार को लेकर दक्षिण भारत के राज्य पहले से ही आपत्ति जता रहे हैं। उनकी दलील है कि आबादी कंट्रोल करने के मोर्चे पर अच्छा रिजल्ट देने की सजा नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि उत्तर दक्षिण के सुर इतने अलग क्यों हैं? स्टालिन सरकार ने तमिलनाडु के बजट में रुपए के सिंबल को क्यों बदला? हिंदी विरोध की राजनीति को डीएमके नए सिरे से क्यों धार दे रही है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को मोदी सरकार की हिंदी थोपने की रणनीति तौर पर क्यों देखा जा रहा है? क्या डीलिमिटेशन यानी परिसीमन से केंद्र की राजनीति में दक्षिण भारत का पलड़ा हल्का होने वाला है? आज ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम राजनीति का उत्तर दक्षिण में। हमारे संविधान के पहले अनुच्छेद में साफ साफ लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। शासन के लिए संघीय ढांचा को चुना गया। संविधान में केंद्र और राज्यों के अधिकार साफ साफ लिखे गए हैं। समय के साथ बदलावों को संविधान संशोधन के जरिए कबूल किया गया है, लेकिन उत्तर दक्षिण का झगड़ा गाहे बगाहे सामने आता रहता है। इसी हफ्ते तमिलनाडु के वित्त मंत्री थंगम थेनारसु ने जब बजट पेश किया तो अचानक दक्षिण भारत का ये राज्य भी चर्चा में आ गया। दरअसल तमिलनाडु के बजट में रुपए के सिंबल की जगह तमिल शब्द रुबाई का पहला अक्षर रू का इस्तेमाल किया गया था, जिसके नीचे लिखा था इल्लोरकम इल्लम, यानी सब कुछ आपके लिए। अब सवाल उठता है कि स्टालिन सरकार ने ऐसा क्यों किया? रुपए के सिंबल को 2010 में अपनाया गया था और इसे डिजाइन करने वाली टीडी उदय कुमार का ताल्लुक भी तमिलनाडु से ही है। उनके पिता कभी डीएमके पार्टी से विधायक हुआ करते थे। ऐसे में सबसे पहले ये समझते हैं कि तमिलनाडु के बजट में रुपया का सिंबल बदले जाने के बाद सियासत किस तरह करवट ले रही है। तमिलनाडु सरकार ने बजट में रुपए का सिंबल बदलने का फैसला यूं ही नहीं लिया होगा। इसके पीछे दूर की सोच रही होगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने बजट में रुपए के निशान को बदलकर एक तरह से केंद्र सरकार को चुनौती दे दी। दरअसल बजट दस्तावेज में तमिल में रुबाई का पहला अक्षर इस्तेमाल किया गया है। स्टालिन सरकार में मंत्री ईश्वर खंड्रे की दलील है कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी राज्यों को साथ लेकर चलें। It is the duty of the Indian government to take along all the states. So if they fail in discharging their duties properly, all such kinds of things will happen. Sir, what is this is a warning to the central government and the Prime Minister and the Government of India. They should think about all these things and they should not take unilateral decision. इसका मतलब ये हुआ कि तमिलनाडु सरकार ने बजट में रुपए के सिंबल को बदलकर एक तरह से केंद्र सरकार को संदेश देने की कोशिश की है कि फैसले से पहले राज्यों को भरोसे में लेना होगा, चाहे वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्राई लैंग्वेज का मसला हो या अगले साल होने वाले परिसीमन का। बीजेपी के हाथ एक ऐसा मुद्दा लग गया जिसके सहारे तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को घेरने में जुट गई। आज ये सब कृत्य करके स्टालिन भारत के संविधान, भारत की संप्रभुता, भारत के चिन्हों को चुनौती दे रहे हैं, जो देश के लिए अच्छी बात नहीं है।
आपके पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं स्टालिन साहब हम लोगों से, पर देश के संविधान को आप चुनौती दे रहे हो। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्टालिन सरकार को आड़े हाथों लेते हुए एक्स पर लिखा, सभी निर्वाचित प्रतिनिधि और अधिकारी संविधान के तहत हमारे राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखने की शपथ लेते हैं। राज्य बजट दस्तावेजों से रुपए के चिन्ह जैसे राष्ट्रीय प्रतीक को हटाना उस शपथ के खिलाफ है। ये राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्धता को कमजोर करता है। अगर स्टालिन सरकार के बजट दस्तावेज को ध्यान से देखें तो बजट की कॉपी अंग्रेजी और तमिल में है। अंग्रेजी में रुपी का शॉर्ट फॉर्म RS लिखा है, वहीं तमिल में रुबाई का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है। चिंता मुझे भी हुई कि अभी अतिरेक में चीजें हो रही हैं, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये भी सोचने की जरूरत है कि आखिर परिस्थितियां यहां तक पहुंची कैसे। ये बात समझना होगा, जब हम कहते हैं इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसके लिए जो संवेदना होनी चाहिए, जो संवेदनशील नजरिया होना चाहिए, आज उसका अभाव हुआ ना, तब ना ये चीजें हो रही हैं। दिल्ली की सरकार पूछेगी नहीं राज्य सरकारों को, तो राज्य सरकारें ऐसे ही फैसला देने को विवश होंगी। राजनीति वोट बैंक के हिसाब से अपना पाला चुनती है। वही संविधान के जानकार तमिलनाडु के बजट में रुपए के निशान को बदलने के मुद्दे को राजनीति अधिक मान रहे हैं। कानून के हिसाब से इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता है। ये जो अभी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कोशिश की है अपने बजट में अभी इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, सिर्फ आगे इलेक्शन देखते हुए, ये लगता है सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर करा गया है, जबकि ये नहीं कर सकते। इसमें किसी भी स्टेट की अपनी विश नहीं है। ये नहीं है कि स्टेट अपनी मर्जी चाहे। जो नेशनल चीजें होती हैं वो सिर्फ नेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर सकता है, और कोई भी जो अपना करेगा इस तरीके से रुख, वो गैर कानूनी और कानून के खिलाफ है। अब सवाल उठता है कि रुपए के निशान पर जो रण तमिलनाडु से शुरू हुआ वो कहां जाकर खत्म होगा? क्या बाद में ये दलील दी जाएगी कि रुपए का निशान कहां बदला? तमिल भाषा में रुबाई का पहला अक्षर ही तो इस्तेमाल किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उन्होंने पूछा कि अगर DMK को रुपए के मौजूदा सिंबल से दिक्कत है तो फिर 2010 में विरोध क्यों नहीं किया, जब UPA सरकार ने इसे अपनाया था। उन्होंने तमिल शब्द रुबाई का मतलब भी समझाने की कोशिश की। हिंदी बेल्ट के राज्यों के सियासतदानों को भी एक नया मुद्दा मिल गया है। हिंदी बनाम तमिल मुद्दे को धार दिया जा रहा है। दरअसल भाषाई विवाद की एक बड़ी वजह 2026 में होने वाले चुनाव को भी माना जा रहा है। अभी तमिलनाडु में DMK की पकड़ बरकरार है। साल 2016 में जयललिता के निधन के बाद से AIADMK लगातार कमजोर होती गई। पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तमिलनाडु की 39 में से 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें से बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। लेकिन वोट शेयर के मामले में बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी रही। ऐसे में अगले साल होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अपने लिए भरपूर संभावना दिख रही है। काशी तमिल संगमम के जरिए भी बीजेपी तमिलनाडु के लोगों से अपना कनेक्शन जोड़ने लगी है। इसलिए स्टालिन बीजेपी को संभावित खतरे के रूप में देख रहे हैं। काशी तमिल संगमम के जरिए उत्तर दक्षिण के बीच कनेक्शन जोड़ने की कोशिश हो रही है। इसी तरह जब संसद की नई बिल्डिंग में सिंगोल को स्थापित किया गया तो इसका मतलब भी निकाला गया कि बीजेपी अपने लिए दक्षिण की राह आसान करने में जुटी। लोकसभा सीटों के लिहाज से दक्षिण भारत के राज्यों में तमिलनाडु सबसे बड़ा है। कभी तमिलनाडु में सत्ता दो पार्टियों DMK और AIADMK के बीच परिक्रमा करती थी। तब DMK के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे करुणानिधि और AIADMK के नेता J. जयललिता। साल 2015 में J. जयललिता के निधन के बाद AIADMK में कोई मजबूत नेता नहीं उभर पाया। दूसरी ओर साल 2018 में करुणानिधि ने भी आखिरी सांस ली। उसके बाद DMK की कमान करुणानिधि के बेटे स्टालिन के हाथों में आ गई।
साल 2021 के विधानसभा चुनाव में डीएमके ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। एआईएडीएमके के बीच आपसी संघर्ष में बीजेपी को सूबे की राजनीति में अपने लिए बेहतर संभावना दिख रही है। ऐसे में बीजेपी तमिलनाडु में अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए स्टालिन सरकार को घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती है। बड़ी चतुराई से द्रविड़ बनाम हिंदुत्व और तमिल बनाम हिंदी संघर्ष को धार दिया जा रहा है। यही वजह है कि साल 2023 में जब मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे और सूबे के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसा बताया, तो हिंदुत्ववादी ब्रिगेड की फायर लाइन में उदयनिधि स्टालिन आ गए। इसी तरह समय समय पर हिंदी तमिल विवाद भी सुर्खियों में रहता है। डीएमके का आरोप है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए बीजेपी तमिलनाडु पर जबरन हिंदी थोपना चाहती है। हिंदुत्व बनाम द्रविड़ हो या फिर तमिल बनाम हिंदी, इस लड़ाई में डीएमके और बीजेपी आमने सामने हैं। ऐसे में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जहां तमिलनाडु में नंबर 2 के लिए संघर्ष करती दिख रही है, वहीं डीएमके भाषा और द्रविड़ मुद्दे पर लामबंदी करते हुए एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहती है जिससे सूबे में बीजेपी को गठबंधन के लिए साथी ना मिल सके। ये जो 3 लैंग्वेज इशू जो अभी उभरा है, इस पे जो अन्य पार्टियां हैं डीएमके को छोड़ के जो अपोजिशन में है, वो जो है बीजेपी के साथ नहीं दिखती हैं, नहीं साथ हो रहे हैं। तो ये इसमें भी बीजेपी थोड़ी अकेली पड़ गई है, क्योंकि ये जो 3 लैंग्वेज का जो फॉर्मूला इम्पोज करने वाली बात है, हिंदी को इम्पोज करने वाली बात है, इसमें बीजेपी जो है अलग थलग पड़ गई है। तो उनके साथ असेंबली इलेक्शंस तक 2026 तक कौन साथ रहेगा, अगर उनका रवैया रहा तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे। नेशनल इलेक्शंस में आपने इंडिया अलायंस देखी थी एनडीए को टक्कर देते हुए, वैसे कोई रेनबो अलायंस अगर तमिलनाडु में हो जिसपे एआईएडीएमके, आपका बीजेपी, टीवीके और एनटीके, जितने भी छोटे छोटे पार्टीज है, एमडीएमके, डीएमडीके, ऑल ऑफ देम, अगर वो सब एक साथ हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो शायद देन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द डीएमके कांग्रेस अलायंस तमिलनाडु में। साल 2019 में तमिलनाडु में बीजेपी को 3.7% वोट मिला था। वहीं 2024 में यह बढ़कर 11.24% हो गया। अगर 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में तमिलनाडु में मिले वोटों को देखा जाए तो डीएमके को 1,18,89,879 वोट मिले। वहीं एआईएडीएमके के खाते में आए 88,80,801 वोट। तो बीजेपी भी 48,80,954 वोट हासिल करने में कामयाब रही। जब आप बहुत सारे सीट्स में कंटेस्ट करते हो तो थोड़ा करके जितना भी वोट्स आपको मिलता है वो सब इकट्ठा होके आपका वोट शेयर बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का वोट शेयर जितना भी बढ़ा है इट इज मॉन्यूमेंटल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे सीटों में उन्होंने कंटेस्ट की थी तो थोड़ा करके उनका सीट शेयर बढ़ गया। लेकिन इस बार 2026 के जो असेंबली इलेक्शन है वो बीजेपी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। राजनीतिक पंडितों की सोच है कि हिंदी तमिल विवाद में बीजेपी को दोनों तरफ से फायदा है। एक और तमिलनाडु में कमल के लिए राजनीतिक जमीन तैयार हो रही है, वहीं दक्षिण में बन रही हवा का असर बिहार विधानसभा चुनाव में भी दिखना तय माना जा रहा है। पहले ही तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव की चेन्नई यात्रा को बीजेपी मुद्दा बना चुकी है। ऐसे में इस बात के चांस अधिक हैं कि अगर स्टालिन, तेजस्वी, अखिलेश और कांग्रेस के नेता एक मंच पर दिखते हैं तो बीजेपी इंडिया गठबंधन को हिंदी विरोधी बताते हुए हिंदी पट्टी के राज्यों में अपने पक्ष में हवा बनाने की कोशिश करती दिख सकती है। तमिल राजनीति में हिंदी विरोध नई बात नहीं है। स्टालिन सरकार ने बजट में स्टेट टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन के जरिए चुनिंदा 500 तमिल किताबों का दूसरी भाषाओं में तर्जुमा कराने का ऐलान किया। हर साल वर्ल्ड तमिल ओलंपियाड आयोजित कराने की बात भी बजट में है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन और केंद्र सरकार के बीच राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला को लेकर तीखी तकरार जारी है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत में त्रिभाषा फॉर्मूला पर जमकर हंगामा हुआ।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया कि डीएमके तमिलनाडु के छात्रों के भविष्य के साथ राजनीति कर रही है। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान के मुंह से कुछ ऐसे शब्द भी निकले जिस पर डीएमके ने कड़ा ऐतराज जताया। हंगामा बढ़ने पर शिक्षा मंत्री को अपने शब्द वापस लेने पड़े। अब ये समझना जरूरी है कि आखिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है, तमिलनाडु की स्टालिन सरकार को क्यों लगता है ये राज्य के लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी में दखल है। तमिलनाडु की हिंदी विरोध की आंधी कब और कैसे शुरू हुई, इसको देखते हैं। बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत ही लोकसभा के भीतर 3 भाषा नीति और नई शिक्षा नीति पर जोरदार हंगामे के साथ हुई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमिलनाडु के सत्ताधारी डीएमके पर सवाल उठाया तो डीएमके सांसद कनिमोझी ने साफ साफ कह दिया कि हमें भी केंद्र की शर्तों के साथ नई शिक्षा नीति और 3 भाषा नीति कबूल नहीं है। केंद्र सरकार पर राज्य सरकार का फंड रोकने का भी आरोप जड़ दिया। Requested the funds to be released. So Tamil Nadu or the Tamil MPs from Tamil Nadu have never accepted. Okay. दरअसल 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 3 भाषा सिखाए जाने की बात कही गई। इसमें 2 भारतीय भाषाएं और एक अन्य भाषा होगी। पहली छात्र की मातृभाषा, दूसरी हिंदी या राज्य की दूसरी भाषा, तीसरी अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा। राज्य और स्कूलों को यह तय करने का अधिकार है कि वो कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाएं। कहा जा रहा है कि इसी फॉर्मूले के तहत अघोषित रूप से हिंदी को दक्षिण भारत के राज्यों में बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो दक्षिण भारत के लोग पूछ रहे हैं कि हिंदी पट्टी के राज्यों ने कब दक्षिण भारत की भाषाओं को तवज्जो दी। नई एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, उसका विरोध तमिलनाडु इसलिए कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को विकसित करने की कोशिश की जा रही है उसको वे सरासर गलत मानते हैं। तमिलनाडु में हिंदी विरोध का इतिहास बहुत पुराना है। वो साल 1937 का था। मद्रास प्रेसिडेंसी का चुनाव जीतकर श्री राजगोपालाचारी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। उन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी के सेकेंडरी स्कूलों में हिंदी की पढ़ाई को अनिवार्य कर दिया। इसके विरोध में तमिल भाषी सड़कों पर उतर गए। हिंदी विरोध के नाम पर द्रविड़ कड़गम बनी। हिंदी अनिवार्यता का फैसला वापसी के बाद ही हिंदी विरोध का आंदोलन शांत हुआ। जब हिंदी को मैंडेटरी लैंग्वेज बनाने की एक पॉलिसी इम्पोज किया गया 1930 से ही तमिलनाडु ने उसको अपोज किया है और बहुत सारे दिग्गज है तमिलनाडु के बहुत सारे आइकॉनिक कल्चरल लीडर्स है। वो ईवी रामासामी हो जिनको हम पेरियार के नाम से जानते हैं, CN अन्नादुराई हो जिन्होंने पूरा द्रविडियन मूवमेंट को एक बूस्ट दिया था तमिलनाडु में। और अभी भी बहुत सारे ऐसे वेरी हैवी रेसिस्टेंट था हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ। हिंदी के खिलाफ नहीं था, हिंदी इम्पोजिशन के खिलाफ था। तमिल की राजनीति में करुणानिधि ने अपनी पहचान बनाई हिंदी विरोध आंदोलन के जरिए। साल 1953 में कल्लाकुदी का नाम बदलकर डालमियापुरम कर दिया गया। इसके विरोध में डीएमके ने मोर्चा खोला जिसकी अगुवाई कर रहे थे करुणानिधि। आंदोलनकारियों ने हिंदी में लिखे बोर्ड को उखाड़ फेंका या काली खपोत दी। इसी तरह साल 1965 में हिंदी को इकलौती राजभाषा बनाने की तैयारी हो चुकी थी। तब देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे लाल बहादुर शास्त्री। इसके लिए तारीख चुनी गई 25 जनवरी 1965। तमिलों ने हिंदी का प्रचंड विरोध शुरू कर दिया। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब भारत नेहरू के बाद में लिखा है, तमिलनाडु के सैकड़ों गांवों में हिंदी के पुतले जलाए गए और हिंदी किताबों की होली जलाई गई। हिंदी से संबंधित संविधान के पन्नों तक को आग के हवाले कर दिया गया। यही नहीं, रेलवे स्टेशनों और डाकघरों से भी हिंदी के चिन्ह को हटा दिया गया, उस पर काली खपोत दी गई। तमिलनाडु के शहरों कस्बों में पुलिस और गुस्साए छात्रों के बीच झड़पें हुई। विरोध प्रदर्शन और हिंसक झड़पों का सिलसिला करीब 2 हफ्ते तक चला, जिसमें कईयों की जान गई। समय समय पर तमिलनाडु में हिंदी विरोध की राजनीति उबाल लेती रहती है। इसी में सियासत अपने लिए भी संभावना तलाशती रहती है। राजनीति में डीएमके जिस मुकाम पर खड़ी है
उसे यहाँ तक पहुंचाने में हिंदी विरोधी आंदोलन ने बड़ी भूमिका निभाई है। हिंदी विरोध से इतर दक्षिण भारत के राज्यों की एक बड़ी चिंता परिसीमन को लेकर भी है, जो अगले साल होने वाला है। डीएमके की मांग है कि परिसीमन में सिर्फ जनसंख्या आधार नहीं होना चाहिए, आर्थिक प्रदर्शन, जीएसडीपी, प्रति व्यक्ति आय, बुनियादी ढांचे में सुधार को भी पैमाना बनाने पर विचार होना चाहिए। मुख्यमंत्री स्टालिन की परिसीमन पर चिंता कई बार सामने आ चुकी है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह साफ साफ कह चुके हैं कि तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के किसी भी राज्य के पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन में कमी नहीं आएगी। पर बिना परिसीमन का आधार बदले ये कैसे संभव होगा? ये फॉर्मूला किसी की समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहा है कि हर संसदीय सीट पर आबादी का अनुपात क्या होगा? दक्षिण भारत के ज्यादातर राज्यों को यही डर सता रहा है कि अगले साल होने वाले परिसीमन में उनकी सीटें कहीं कम ना हो जाएं। चाहे वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हो या फिर केंद्र में एनडीए के जहाज पर सवार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। यही सवाल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी परेशान कर रहा होगा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को भी और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को भी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन पहले ही सूबे के लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने की बात कह चुके हैं। अब उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी प्रदेश के लोगों से अधिक बच्चे पैदा करने और उनके नाम तमिल में रखने की अपील कर रहे हैं। हाल में उदयनिधि ने कहा कि मैं नए शादीशुदा जोड़ों से अनुरोध करता हूं कि वो जल्द से जल्द बच्चे पैदा करें। अगर परिसीमन होता है तो हम लोकसभा में 8 सीटें खो देंगे, जबकि उत्तरी राज्यों को 100 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। अमित शाह जी ने ये क्लियर किया है उन्होंने कि नॉट ए सिंगल सीट विल बी रिड्यूस्ड इन तमिलनाडु और एनी अदर स्टेट। हो सकता है कि 39 कैन बिकम 42, 43, लेकिन उससे कम नहीं होगा। इसको साफ उन्होंने क्लियर किया है, स्पष्ट किया है। लेकिन फिर भी स्टालिन ने नहीं, वो कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, हमको नुकसान होगा, आपको अन्याय होगा, ये सब बहाना बनाना, बातें करना और रीजनल सेंटिमेंट्स को बरका के रखना, ताकि 2026 के चुनाव में मतलब वापस सत्ता में आने के लिए ये सब कर रहे हैं। संसद के नई बिल्डिंग में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सीटें 2026 में परिसीमन होना है, जिसमें लोकसभा में सीटें बढ़नी तय हैं। अभी लोकसभा में जितनी सीटें हैं वो 1976 के परिसीमन के दौरान तय हुई थी, जिसका आधार 1971 की जनगणना थी। तब से अब तक देश की आबादी 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन लोकसभा में सीटें नहीं बढ़ी। एक अनुमान के मुताबिक अगर परिसीमन आयोग लोकसभा में 78 सीटें बढ़ाता है तो आबादी के आधार पर यूपी की 80 सीटों में 14 सीटें जुड़ सकती हैं, बिहार की 40 सीटें बढ़कर 51 हो सकती हैं, राजस्थान में 7 सीटें और मध्य प्रदेश में 5 सीटें बढ़ने का अनुमान है। हरियाणा और महाराष्ट्र में 2-2 सीट जुड़ने की भविष्यवाणी की जा रही है, तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में 1-1 सीट बढ़ने का हिसाब लगाया जा रहा है। वहीं तमिलनाडु को 9, केरल को 6, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा का पलड़ा हल्का होने की भविष्यवाणी की जा रही है। गुजरात को 6 सीटों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जो राज्य विकसित राज्य है, चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो और कर्नाटक हो, इन सब ने फैमिली प्लानिंग पर काफ़ी जोर दिया है। और जो एक पॉपुलेशन ग्रोथ का जो संख्या है वह 2 से कम पर है। तो ऐसे में जब दक्षिण राज्य की जब सीट्स बढ़ेंगी वे लगभग 4 से 6% बढ़ेंगी, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों की ये संख्या जो होगी 11% से ज़्यादा पे बढ़ेगी। इसी तरह अगर परिसीमन के बाद लोकसभा में सीटें बढ़कर 884 हो जाती हैं, तमिलनाडु की 39 सीटें बढ़कर 49 हो जाएंगी, लेकिन यूपी की 80 सीटें बढ़कर 143 हो जाएंगी। आंध्र और तेलंगाना को मिलाकर अभी 42 सीटें जो बढ़कर 54 तक पहुंच जाएंगी, लेकिन बिहार की 40 सीटें बढ़कर 79 तक पहुंच जाएंगी। ऐसे में दक्षिण भारत के राज्य चाहते हैं कि परिसीमन का आधार बदला जाना चाहिए।
सिर्फ आबादी के आधार पर ही लोकसभा क्षेत्र का निर्धारण नहीं होना चाहिए, दूसरे पैमानों पर भी विचार होना चाहिए, जिससे जनसंख्या नियंत्रण के मोर्चे पर काम करने वाले राज्य खुद को ठगा महसूस न करें। परिसीमन के आधार को लेकर भी दक्षिण भारत के राज्यों में गोलबंदी की स्क्रिप्ट तैयार होती दिख रही है। लोकतांत्रिक राजनीति में सत्ता संतुलन बनाए रखने में कम आबादी को एक कमजोरी की तरह देखा जाता है। 543 सीटों वाली लोकसभा में दक्षिण भारत से सिर्फ 131 सांसद आते हैं, जबकि यूपी, बिहार और झारखंड सिर्फ 3 राज्यों की लोकसभा सीटों को जोड़ दें तो ये आंकड़ा 134 हो जाता है। अनुमान लगाया जा रहा है कि डीलिमिटेशन के बाद हिंदी बेल्ट के राज्यों की भी सीटों में भारी इजाफा होगा और दक्षिण भारत का संसद में राजनीतिक वर्चस्व कम होगा। शायद यही वजह है कि कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री स्टालिन सूबे के लोगों से 16 बच्चे पैदा करने की बात कर चुके हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू भी अधिक बच्चे पैदा करने की अपील कर चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी पारी में 26 साल के बाद दिल्ली में कमल खिला। ओडिशा में 24 साल के बाद बीजेपी ने नवीन पटनायक को तो सत्ता से उखाड़ फेंका, पर तमाम प्रयोगों के बाद भी पश्चिम बंगाल में अब तक कमल नहीं खिल पाया है। दक्षिण भारत के राज्यों में भी बीजेपी सत्ता से दूर है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना जैसे राज्यों पर जहां बीजेपी खामोशी से एक्सपेंशन के प्लान पर काम कर रही है, वहीं बीजेपी को रोकने के लिए दक्षिण की पार्टियां अपने अपने तरीके से मुद्दों को धार दे रही हैं। पर भाषा और संस्कृति 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दक्षिण भारत के राज्य आपस में एक हो जाते हैं। ऐसे में इसकी प्रबल संभावना है कि आने वाले दिनों में तमिल बनाम हिंदी और दक्षिण बनाम उत्तर का सुर दिनों दिन तेज होता जाए। अपने चुनावी नफा नुकसान का हिसाब लगाते हुए सियासी महारथी विरोध और बंटवारे की राजनीति को हवा देते रहें। क्या भारत के अमृत काल में ऐसा कोई रास्ता नहीं निकाला जाना चाहिए जिससे केंद्र और राज्यों के बीच अविश्वास की खाई को कम किया जा सके? आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी ऐसे मुद्दे के साथ जिसे जानना और समझना हम सब के लिए जरूरी होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।